करते हैं स्टार्ट। आज हम यूनिट 5 उपसहसंयोजक यौगिकों का रसायन उसका क्या देखने जा रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन, संकुल यौगिकों का रिप्रेजेंटेशन। उप सह संयोजक यौगिकों का रसायन, ये चैप्टर का नाम है। और 12th के इस चैप्टर की जो यूनिट है वो यूनिट कौन सी है? यूनिट है 5। कल हमने क्या देखा था? द्विक लवण और संकुल लवण समझ लिया था। द्विक लवण योगात्मक यौगिक, संकुल लवण भी योगात्मक यौगिक है ना। द्विक लवण आयनिक होते हैं, संकुल लवण आयनिक भी होते हैं और उपसहसंयोजक भी होते हैं। द्विक लवण में केवल आयनिक बंध होता है और संकुल यौगिकों में उपसहसंयोजक बंध होता है। द्विक लवण आयनिक होते हैं तो पानी में पूरी तरह से टूट जाएंगे आयनों में, सभी आयनों का परीक्षण देंगे, परंतु संकुल यौगिक आयनों में नहीं टूटेंगे और सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं उप सहसंयोजक यौगिकों का निरूपण। कैसे लिखते हैं इनको? एम एल एन और क्या पी, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है संकुल यौगिकों को, है ना। ये जो एम है, ये एम क्या है? यहाँ पर मेटल। कौन है? मेटल मतलब धातु। ये धातु किस ब्लॉक की होगी? डी ब्लॉक की। किस ब्लॉक की होगी? डी ब्लॉक की, है ना। और एल क्या है यहाँ पर? एल, इसे कहा जाता है लिगेंड। क्या कहा जाता है? लिगेंड। और लिगेंड किसको कहते हैं? अभी समझ लीजिए पूरा लिगेंड मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। किसको कहते हैं लिगेंड? वे अणु, परमाणु, आयन जो धातु को कम से कम एक क्या दे सके, लोन पेयर, उसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। ठीक। और लिगेंड धातु की द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वितीयक संयोजकता। क्या कहलाती है? द्वितीयक संयोजकता। पी एन क्या है? लिगेंडों की संख्या। लिगेंडों की संख्या क्या है? लिगेंड्स की संख्या। पी धातु की प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। कौन सी संयोजकता? प्राथमिक संयोजकता। ठीक भैया। तो डी ब्लॉक की धातु दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित करती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। आपने देखा था एस ब्लॉक और डी ब्लॉक। एस ब्लॉक के तत्व केवल इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ले नहीं सकते, परंतु डी ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करते थे? एक एक करके त्याग देते थे, और जब लेते थे तो किस फॉर्म में लेते थे? लोन पेयर के रूप में। किस रूप में लेते थे? लोन पेयर के रूप में। एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनिक बंध बनाता था, वह कहलाती है प्राथमिक संयोजकता धातु की। और लोन पेयर के रूप में जोड़े में इलेक्ट्रॉन लेगी तो क्या कहलाएगी? धातु की द्वितीयक संयोजकता। हमने एक एग्जांपल भी देखा था, एक बार फिर लिख देता हूं। Cu NH3 होल 4 और क्या है? SO4, है ना। एक SO4 का कितना माइनस होता है? दो। पूरे पार्ट पर कितना पॉजिटिव? दो पॉजिटिव। यहाँ कॉपर का आप क्या निकाल सकते हो? ऑक्सीकरण अंक। कैसे निकालेंगे? क्या मान लिया इसका ऑक्सीकरण अंक? X। अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता है, हाल फिलहाल अभी सुन लो, कोई चार्ज नहीं होता। ये कैसा होता है? उदासीन होता है। समझ गए क्या? अगर ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, एक पर जीरो चार्ज, तो चार पर भी कोई आवेश नहीं होगा, जीरो आवेश। टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? प्लस के 2 के। किसके बराबर होगा? प्लस के 2 के बराबर। तो x इक्वल टू कितना आया? +2। ये कॉपर का क्या है? ऑक्सीकरण अंक है। क्या है? कॉपर का ऑक्सीकरण अंक। मतलब कॉपर ने एक एक करके कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं? 2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर उसने किसको दे दिए? SO4 को। किसको दिए भैया? SO4 को। SO4 में किसको? ऑक्सीजन को, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसको दे दिए। तो बताओ ये प्लस चार्ज और ये कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। क्या इनके बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, जिसे तुम किस नाम से जानते हो? आयनिक बंध के नाम से। किस नाम से जानते हो? तो धातु ने एक एक करके इलेक्ट्रॉन त्यागे और इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या सा बंध बनाया?
आयनिक बंध। यहाँ पर P क्या है, धातु की प्राथमिक संयोजकता क्या है, और धातु की जो प्राथमिक संयोजकता है वो धातु का क्या बताएगी, ऑक्सीकरण अंक, है ना। जबकि द्वितीयक संयोजकता को देखो, द्वितीयक संयोजकता में जो भी लिगेंड होगा वो धातु को क्या देगा, अपना लोन पेयर, और अगर लोन पेयर देगा तो किस बंध से जुड़ा होगा, उप सह संयोजक बंध से। किस बंध से जुड़ा होगा, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, एक NH3 एक लोन पेयर देगा, 4 NH3 4 लोन पेयर देगा, तो कॉपर अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ किस बंध से जुड़ा है, उप सह संयोजक बंध जुड़ा है। तो ये धातु की क्या है, द्वितीयक संयोजकता। पहले इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाएगी आयनिक बंध, और लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन लेकर बनाएगी कौन सा बंध, उप सह संयोजक बंध। तो हम जरा समझे इस चीजों को, क्या समझ रहे हैं कि धातु की जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो धातु से किस बंध से जुड़ी होती है, आयनिक बंध से। किससे जुड़ी होती है, मतलब धातु की प्राथमिक संयोजकता किस बंध से जुड़ी रहेगी, आयनिक बंध से। ठीक, एक एक करके इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगी धातु कौन सी, डी ब्लॉक की, तो कौन सा बंध बनाएगी, आयनिक बंध। और धातु की द्वितीयक संयोजकता किस बंध से जुड़ी है, धातु लोन पेयर ले रहा है, कौन से बंध से जुड़ी है भैया, उप सह संयोजक बंध से। किस बंध से जुड़ी होती है, उप सह संयोजक बंध से। तो धातु की प्राथमिक संयोजकता आयनिक बंध से जुड़ी होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता उप सह संयोजक बंध से जुड़ी होती है। क्लियर। अगर प्राथमिक संयोजकता आयनिक है तो क्या इतना इतना पार्ट पर 2 माइनस हो, इस पार्ट पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। अगर मैं इसको जल में डालता हूं तो क्या आयंस में टूट जाएगा, SO4 2 माइनस और पूरा कॉम्प्लेक्स देगा हमें धन आयन, यस सर देगा। तो क्या ये इतना इतना बंध टूट सकता है, यस टूट सकता है। तो आयनिक बंध पानी में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, मतलब आयनों में टूट जाता है। जबकि धातु की जो द्वितीयक संयोजकता है जो किस बंध से जुड़ी है, उपसह संयोजक बंध से, ये पानी में टूटती नहीं है, तो ये क्या रहती है, अनआयनित। कैसी रहती है, अनआयनित, मतलब ये पानी में जाकर टूटेगी नहीं। क्लियर, समझ में आ रही बात है। नेक्स्ट क्या बात समझ लें कि धातु की जो प्राथमिक संयोजकता है वो धातु का क्या बताती है, ऑक्सीकरण अंक। धातु की प्राथमिक संयोजकता धातु का क्या बताती है, ऑक्सीकरण अंक। बता रहे कि नहीं बता रहे, धातु ने कितने इलेक्ट्रॉन एक एक करके त्याग दिए, वही धातु का क्या है, ऑक्सीकरण अंक। कितना आया, 2 आया कि नहीं, यहाँ पर कॉपर का, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2। और कौन सा बंध बनाया, आयनिक बंध। तो धातु की जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो धातु का क्या बताती है, ऑक्सीकरण अंक। जबकि धातु की जो द्वितीयक संयोजकता है वो हमें बताती है उप सह संयोजन संख्या। क्या बताएगी, उप सह संयोजन संख्या। क्या, कोई धातु लिगेंड से कितने लोन पेयर ले रहा है, ध्यान सुनना, कोई धातु लिगेंड से जितने लोन पेयर ले रहा है उन लोन पेयर की संख्या क्या कहलाती है, धातु की उपसंयोजन संख्या। NH3 एक बार में एक लोन पेयर देगा, 4 NH3 कितने लोन पेयर देंगे, 4। तो कॉपर की उपसंयोजन संख्या कितनी है, 4। क्लियर है। तो कोई लिगेंड कितने लोन पेयर दे रहा है धातु को, या कोई धातु लोन पेयर से कितने, सॉरी लिगेंड से कितने लोन पेयर ले रही है, वो उसकी क्या कहलाती है, उप सह संयोजन संख्या। कोई समस्या यहां तक, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्या देख लें इसमें, धातु की जो प्राथमिक संयोजकता है उसको बिंदुकृत रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, बिंदुकृत रेखा से, डॉटेड लाइन से, बिंदुकृत रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि धातु की जो द्वितीयक संयोजकता है उसे तीर के चिन्ह से, एरो के साइन से प्रदर्शित किया जाता है, डार्क लाइन से, ठीक है, एरो के साइन से। नेक्स्ट बात करें क्या कि धातु की जो प्राथमिक संयोजकता है वो किस बंध से जुड़ी है, आयनिक बंध। आयनिक बंध किसको कहते हैं, धनायन और ऋणायन के आकर्षण को। तो यहाँ धनायन और ऋणायन का केवल आकर्षण है। अब धातु के ऊपर है धन आवेश, क्या है धातु के ऊपर, धन आवेश है। तो इस धातु को लिगेंड इधर से भी आकर्षित कर सकता है, यहां से चारों ओर कहीं से भी क्या कर सकता है, आकर्षित। मतलब
आकर्षण की कोई दिशा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि धातु की जो प्राथमिक संयोजकता है अर्थात जो आयनिक बंध है वो कैसा होता है, अदिशात्मक होता है। कैसा होता है? जबकि धातु की द्वितीयक संयोजकता में लिगेंड जब धातु को लोन पेयर देना आएगा, लिगेंड जब धातु को लोन पेयर देना आएगा तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से आएगा, या तो एक्स एक्सिस से आएगा या वाई एक्सिस से या जेड एक्सिस से, या एक्सिस के बीच में से क्या देना आएगा, लोन पेयर। अगर एक्सिस के बीच में से लोन पेयर देना आ रहा है या एक्सिस से देना आ रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये क्या होता है, दिशात्मक होता है। कैसा होता है? और अगर उपसहसंयोजक बंध दिशात्मक है तो हम इसमें संरचना की भी बात करेंगे। इतने इतने भाग की किसकी बात करेंगे, संरचना की। आगे देखेंगे हम बंध कोण की चर्चा करेंगे, संकरण की चर्चा होगी, सारी बातों की चर्चा यहां पर की जाएगी। तो क्या समझ में आया कि डी ब्लॉक की जो धातु होती है वो दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित करती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता धातु से किस बंध से जुड़ी रहती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजक बंध से। धातु की प्राथमिक संयोजकता पानी में आयनित नहीं होती, जबकि द्वितीयक संयोजकता पानी में आयनित, प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाती है, द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उपसहसंयोजक बंध से जुड़ी और उपसहसंयोजक बंध पानी में टूटता नहीं है। नेक्स्ट, धातु की प्राथमिक संयोजकता धातु का क्या बताती है, ऑक्सीकरण, जबकि द्वितीयक संयोजकता क्या बताती है, उपसह संयोजन संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। धातु की प्राथमिक संयोजकता को बिंदुकृत रेखा से प्रदर्शित किया जाता है और ये कैसी होती है, अदिशात्मक, जबकि द्वितीय संयोजकता को तीर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है और ये कैसी होती है, दिशात्मक। इसलिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है इसमें हम आकृति का अध्ययन करेंगे, ज्यामिति का अध्ययन करेंगे, बंध कोण का अध्ययन करेंगे, मतलब हम संकरण की चर्चा करेंगे। क्लियर है इतनी बातें? ये इतनी बात मैंने आपको बताई है एक एक करके, जो भी समझाया है ये सब एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था वर्नर। किसने बताया था? इसीलिए इन सभी बिंदुओं को जो मैं आपको समझाया है इसको कहा जाता है वर्नर का उप सह संयोजकता का सिद्धांत। उप सह संयोजकता का सिद्धांत एग्जाम में पूछ लेते हैं, वर्नर का उप सह संयोजकता सिद्धांत लिखिए, तो क्या लिखोगे कि वर्नर ने उप सह संयोजक यौगिकों में उप संयोजक यौगिकों की बंधन की प्रकृति तथा उनकी आकृति को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहते हैं, वर्नर का उप सह संयोजकता का सिद्धांत। इनके अनुसार धातु डी ब्लॉक की धातु दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित करती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। धातु की प्राथमिक संयोजकता आयनिक बंध से जुड़ी होती है, ये उप सह संयोजक बंध से जुड़ी होती है। धातु की प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है, धातु की द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है, पानी में टूटती। धातु की प्राथमिक संयोजकता धातु का क्या बताती है, जबकि धातु की द्वितीयक संयोजकता धातु का क्या बताती है, उप सह संयोजन संख्या। धातु की प्राथमिक संयोजकता को बिंदुकृत रेखा से प्रदर्शित किया जाता है और वो कैसी होती है, अदिशात्मक, जबकि द्वितीयक संयोजकता को तीर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है और वो कैसा होता है, दिशात्मक होता है। ठीक भैया, कुछ चूक तो नहीं रहे, कुछ भूल तो नहीं गए हम? दिशात्मक अदिशात्मक हो गया, आयनिक हो गया, आयनिक बंध हो गया। ठीक है, नोट कर लो भैया ये सब, है ना।